सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल भारत के अर्ध संघीय लोकतंत्र से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संसदीय व्यवधान एक सामान्य घटना है। बीते कुछ दिनों में ऐसे व्यवधानों के बीच ही संसद में बिना किसी विचार विमर्श के बड़ी संख्या में ऐसे विधेयक पारित किए गए हैं जो देश के संघीय ढांचे को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसने भारत के संघीय लोकतंत्र में व्याप्त संरचनात्मक खामियों के संबंध में कई विषयों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। बात करते हैं भारतीय संघवाद की। संक्षिप्त तौर पर संघवाद एक द्वैध सरकार प्रणाली है जिसमें एक केंद्र और कई राज्य शामिल होते हैं। भारतीय संघवाद की कुछ अनूठी विशेषताएं हैं, जैसे एकल संविधान। भारत में केवल एक ही संविधान को अंगीकार किया गया है। यह समग्र रूप से संघ और राज्यों दोनों पर लागू होता है, जबकि एक वास्तविक संघ यानी ट्रू फेडरेशन में संघ और राज्यों के लिए अलग अलग संविधान होते हैं। दूसरा, शक्ति का विभाजन। किसी वास्तविक संघ में दो सरकारों के बीच शक्ति समान रूप से विभाजित होती है, लेकिन भारत में केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तियां दी गई हैं और उन्हें अधिक मजबूत बनाया गया है। संविधान की अनुसूची 7 की संघ सूची में राज्य सूची की तुलना में अधिक और महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं। तीसरा, संविधान अत्यधिक कठोर नहीं है। भारत के संविधान में भारतीय संसद के द्वारा समय की आवश्यकता के अनुसार संशोधन किए जा सकते हैं। कई मामलों में संविधान के संशोधन के लिए संसद को राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की आवश्यकता भी नहीं होती। अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन की अनुमति प्रदान करता है। हालांकि राज्यों के कार्यों और अधिकारों को प्रभावित करने वाले संविधान संशोधनों और कानूनों पर आधे राज्यों की सहमति आवश्यक है। संविधान का अनुच्छेद 368 में यह प्रावधान है। एकीकृत न्यायपालिका। भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली स्थापित की गई है। उच्च न्यायालय, जो किसी राज्य के शीर्ष न्यायालय होते हैं, पदानुक्रम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत रखे गए हैं। अगला है एकल नागरिकता। भारत में संघ और राज्यों के लिए अलग अलग नागरिकता प्रदान नहीं की गई है। संविधान के भाग 2 के तहत एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। सभी भारतीय नागरिक देश के नागरिक हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका से विपरीत है, जहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, एक संघीय और दूसरा राज्य की नागरिकता। भारतीय संविधान की प्रकृति। संघीय सिद्धांतकार केसी बेयर ने भारतीय संविधान को अपनी प्रकृति में अर्ध संघीय माना है। 1994 के एसआर बोम्बई बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों के पीठ ने संघवाद को संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अंग माना था। 1969 के सतपाल बनाम पंजाब राज्य मामले में भारतीय संविधान को संघीय या एकात्मक की तुलना में अर्ध संघीय अधिक माना था। बात करते हैं अर्ध संघीय प्रणाली के लाभ की। भारतीय संविधान सभा ने एक वास्तविक संघ का निर्माण नहीं करने का निर्णय तत्कालीन अनिश्चित परिदृश्यों को देखते हुए लिया था। धर्म के आधार पर पाकिस्तान की मांग के साथ अन्य भारतीय राज्यों में भी अलग राष्ट्र राज्यों के सृजन की कुछ मांगे उठ रही थी। परिणाम स्वरूप संविधान में अनुच्छेद 356 जैसे विभिन्न प्रावधान जोड़े गए। एकात्मक विशेषताओं वाली एक संघीय संरचना ने इस तरह के परिदृश्यों से निपटने के लिए एक अवसर प्रदान किया था। एक अर्ध संघीय संरचना ही केंद्र को पल्स पोलियो कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का समन्वय करने का अवसर देती है। हाल ही में कोविड-19 के दौरान विभिन्न राज्यों की उनकी आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन का आवंटन एक केंद्रीय प्राधिकरण के कारण ही संभव हो सका है। अर्ध संघीय ढांचा भारत को विश्व के लिए एक एकल बाजार के रूप में विकसित होने का अवसर देता है। हाल ही में लगाई गई वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था ने भारत को एक एकल बाजार के रूप में उभरने की अनुमति दी है। इसके अलावा पूरे भारत में एक ही आयकर व्यवस्था लागू है और राज्यों के पास अलग आयकर लागू करने की शक्ति नहीं है। इस प्रकार भारतीय नागरिकों की दोहरी कराधान से रक्षा की गई है। भारतीय संसदीय प्रणाली अपने द्विसदनीय विधानमंडल के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे वास्तविक संघ में
विधि पारित करने की प्रक्रिया की तुलना में अधिक प्रक्रियात्मक सुगमता प्रदान करती है। द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था उच्च सदन में राज्यों का उचित प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करती है। भारत का अर्ध संघीय ढांचा केंद्र को अंतर्राज्यीय विवादों में मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका निभाने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए सीमा विवाद और नदी जल विवाद। संविधान के अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय का प्रावधान है। बात करते हैं अर्ध संघीय व्यवस्था की चुनौतियों की। संविधान के संघीय प्रावधानों में केवल राज्यों की सहमति से ही संशोधन किया जा सकता है। संविधान की अनुसूची 7 में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग सूची का प्रावधान किया गया है। हालांकि केंद्र नियमित रूप से राज्य के विषयों पर कानून बनाकर इस प्रावधान का उल्लंघन करता रहा है। हाल के 3 कृषि कानून भी इसकी पुष्टि करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की सभी कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। इस प्रावधान का तात्पर्य यह है कि राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ही राज्य के महाधिवक्ता और राज्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की शक्ति रखता है। केंद्र में सत्तासीन राजनीतिक पार्टी के द्वारा अपनी राज्य इकाई या गठबंधन साझेदार किसी क्षेत्रीय पार्टी के पक्ष में बार बार राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है। राज्यपाल की सर्वोपरि कार्यकारी शक्ति यह है कि वह किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा कर सकता है। इस प्रकार राष्ट्र को उग्रवाद के रूप में आंतरिक सुरक्षा की चुनौती का सामना करना पड़ता है, जो कि भारतीय संघ की मूल धारणा पर आघात का कारण बनता है। अब देख लेते हैं क्या हो सकती है आगे की राह। संस्थागत और राजनीतिक स्तर पर सुधार भारत में संघवाद की जड़ों को गहरा कर सकता है। विवादास्पद नीतिगत मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक सद्भावना विकसित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के संस्थागत तंत्र का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केंद्र के हिस्से को कम किए बिना राज्यों के राजकोषीय क्षमता के क्रमिक विस्तार की कानूनी गारंटी दी जानी चाहिए। केंद्र के हितों के लिए राज्यों के अधिकार को महत्वहीन करने में राज्यपाल की विवादास्पद भूमिका की भी समीक्षा की जानी चाहिए। बात करें निष्कर्ष की तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने उपयुक्त दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि हमारा संविधान समय और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों होगा। उनके इस दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय संघवाद को एक अलग प्रकार के संघवाद या स्वयं में अनूठे संघवाद के रूप में देखना ही अधिक उपयुक्त होगा। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।